जिज्ञासु श्रोताओं, आज आपका ये 24वां पाठ होगा प्रत्यय का। प्रत्यय बड़ा विवादास्पद पहलू है हिंदी व्याकरण में, क्योंकि ये देशी शब्दों के लिए देशी प्रत्यय, तद्भव शब्दों के लिए तद्भव प्रत्यय, फारसी और अरबी के शब्दों के लिए फारसी अरबी प्रत्यय और तत्सम के लिए संस्कृत प्रत्यय हुआ करते हैं। और जब तक आप इन भाषाओं के मर्मज्ञ नहीं होते हैं तो प्रत्ययों के विषय में आप ठीक से अपना मत नहीं दे पाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, आज के बाद आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो प्रत्यय का द्वितीय स्तर है ना, प्रत्यय का मैं द्वितीय स्तर लेने जा रहा हूं। कौन सा स्तर है ये? द्वितीय स्तर, द्वितीय स्तर, ठीक है ना। तो मुझे लगता है 2-3-4 अध्यायों में आधा आधा घंटे का है ये। यदि आपने 1-2 घंटा भी दे दिया ठीक से तो प्रत्यय आपका बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। ध्यान रखना, जो लोग आज शुरू कर रहे हैं, द्वितीय स्तर शुरू कर रहे हैं, वो यदि मर्मज्ञ हैं, विद्वान हैं, समीक्षा के लिए देख रहे हैं तो देख सकते हैं। बाकी प्रथम स्तर देखे बिना द्वितीय स्तर का कोई मतलब नहीं है। आपको प्रथम स्तर देखना चाहिए, इसके बाद ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो द्वितीय स्तर में हम सबसे पहले लेने जा रहे हैं इस चीज को। देखो आप, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि हमारे पास इस तरह के प्रकृति होंगी और इस तरह के प्रत्यय होंगे, फिर इससे ये शब्द बनेंगे। ठीक है ना, चलिए बनाते हैं। जैसे उद्धन, समधन, कट है, तो उद का जो द है ना, ये देखो, ये शब्द बनता है उत्कट। क्या शब्द बनता है? आप शब्द देखेंगे, शब्द बन रहा है उत्कट। ये बन गया उत्कट, ऐसा बन गया। अब प्रश्न ये उठता है कि उत्कट कैसे बन गया, क्योंकि यहां तो उद था, फिर कट कैसे बना? तो इसके लिए हमें जाना होगा संधि के नियम में। हमारा संधि नियम है, वो नियम ये कहता है कि भाई तृतीय वर्ण को प्रथम वर्ण कर देते हैं यदि इधर अघोष वर्ण हो तो। ऐसा नियम है। इसका मतलब हम संधि में जा रहे हैं। देखा, इसको द्वितीय स्तर इसलिए बोला मैंने, इससे पहले वाले स्तर में यानी प्रथम स्तर में हम प्रकृति को, प्रत्यय को पास में ला देते थे, शब्द बन जाता था। अब ऐसा नहीं हो रहा है। तृतीय वर्ण को प्रथम करते हैं, उधर अघोष हो तो। देखिए, उद का जो द है ना, ये है तृतीय वर्ण। ये क्या है? ये तृतीय वर्ण है, ये वाला द। और उसके स्थान पे हो रहा है कौन सा? त हो रहा है, प्रथम वर्ण हो रहा है। इस नियम से हो रहा है। तृतीय को प्रथम करते हैं, अघोष वर्ण इस तरफ हो तो। कट का जो क है ना, ये जो क है ये अघोष है, तो क अघोष है, इसीलिए हमने तृतीय के स्थान पर प्रथम कर दिया, उत्कट बना लिया। एक नियम ये। फिर हम बनाने हैं संकट। सम से कट जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? संकट। अब मैं तो क्या झट से बना दूंगा, आपको ध्यान ही रखना है कि आप बन कैसे रहा है। इसका नियम है, संकट का नियम है। देखिए पंचम को अनुस्वार करते हैं यदि इस तरफ व्यंजन हो तो, ये नियम है। और ये कहाँ का नियम है? ये व्यंजन संधि का नियम है, दोनों। तो यदि आपको संधि नहीं आएगी तो आप असहज अनुभव करेंगे यहाँ पे। तो संधि, व्यंजन संधि के नियम के अनुसार तृतीय को प्रथम होता है। इसलिए न केवल आपको प्रथम अभ्यास तैयार करना है, अपितु आपको संधि नियम भी आने चाहिए, तब आप प्रत्यय में सहज हो सकते हैं। तो सबके क्रम बना हुआ होता है। क्या बच्चे अटक जाते हैं, बच्चे सीधे किसी चीज पे छलांग लगाते हैं और वो चीज होती नहीं है, फिर हार पार के बैठ जाते हैं। और जब चीजें समझ में आती, क्रमशः आप करते जाते हो तो समझ में आती। तो आनंद की, जब तक आनंद का आधार नहीं होगा पढ़ाई में, जब तक पढ़ाई में आनंद नहीं डाला जाएगा, तब तक वो व्यक्ति टॉपर नहीं हो सकता है। जब तक आपको मजा, यदि आपको पढ़ाई में मजा आने लग जाए, आनंद आने लग जाए, तो समझो कि आप पास होने वाले हो। और आनंद आने के लिए चीज समझ में आनी चाहिए, और समझ में आने के लिए आपको आचार्यों की बात माननी चाहिए। आप खुद ही उछल कूद करेंगे, कुछ नहीं होगा, मन नहीं लगेगा, कितना रटोगे? क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना, लॉजिकल है, तार्किक ढंग का हमारा दिमाग है। और हम लोग क्या करते हैं? तार्किक ढंग से चीजों को देते हैं। अच्छा टीचर हमेशा आपको तार्किक ढंग से चीजों को देगा, वो रटवाएगा नहीं, फलना सूत्र याद कर लो, ए कर लो, वो कर लो, ऐसा नहीं करेगा। वो तार्किक ढंग से चीजों को देगा, जैसे मैं दे रहा हूं आपको।
हमारा पहला तर्क है कि संधि सीखिए। हमारा दूसरा तर्क है वर्णों को व्यंजन वर्ण का जो विन्यास उनको सीखिए। हमारा एक और तर्क है कि आप पहले प्रथम स्तर की संधि सीखिए, इसके बाद आप यहाँ आइए, आपको फटाफट बनता मिलेगा। तो यह उत्कट बना इस नियम से और संकट बना इस नियम से। उत्कट और संकट हमने दो शब्द बना दिए। इससे पहले क्या था? इससे पहले मैंने बनाया था प्रथम वाला जो था प्रथम वाले में क्या था? देखिए प्रथम वाले में, ये देखिए प्रथम वाले में प्र नाम का एक उपसर्ग था और कट नाम का एक प्रत्यय है। दोनों को मिलाए तो क्या बना? इससे बना था प्रकट। इसमें देखो कुछ बदलाव हुआ क्या? कोई बदलाव नहीं हुआ। प्र और कट पास पास आ गए, शब्द बन गया। इसलिए मैंने इसको कहा था प्रथम स्तर का प्रत्यय। और अब हम इसे कह रहे हैं द्वितीय स्तर का प्रत्यय। द्वितीय स्तर में क्या हो रहा है? आपका द त बन रहा है इस नियम से, आपका म जो है वो इस नियम से अनुस्वार बन रहा है, तो संकट बना। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने अभी क्या क्या लिया? हमने अभी लिया सम और उद को, और इससे कट प्रत्यय जोड़ के हमने शब्द बनाए संकट और उत्कट। अब हमारे पास प्रकृति है चिरम और नव। चिरम से यदि हम जोड़ते हैं तन प्रत्यय तो देखिए क्या बनता है। चिरम से यदि हम तन जोड़ते हैं तो हमारा शब्द बनता है चिरंतन। देखिए एक बार फिर से मौ को अनुस्वार हो गया उसी नियम से, चिरंतन ऐसा बनेगा। और नव से तन जोड़ते हैं ना, तो नव के तन को व को ऊ होकर के देखिए नूतन बन जाता है। नूतन आपको रट्टा मारना है, अपवाद मान लो इसको आप। तो मैं तो कहता नव से तन जोड़ोगे तो नूतन बनेगा। ये कई बार आया हुआ प्रश्न है, भाई नूतन का प्रकृति प्रत्यय क्या है? तो नव और तन। नव माने नया, तन समयवाचक प्रत्यय है। तो नव तन से नूतन बनेगा। ये रट्टा मारना है, जैसा भी हो आपको याद करना है। पंचम से क जोड़ेंगे तो बनेगा पंचक। क्या बनेगा? पंचक। इसमें क्या हुआ? इसमें इस नौ का लोप हो गया। सप्तम से क जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? सप्तक। तार सप्तक। तार सप्तक हिंदी की रचनाओं का समूह है, तार सप्तक। सप्तक। अष्टम से क जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अष्टक। सब में क्या देख रहे हो आप? क्या क्या विशेषता देख रहे हो आप इसमें? सब में ये हो रहा है, नौ का लोप हो रहा है, नौ का लोप हो रहा है, नौ का लोप हो रहा है। शत में नौ नहीं होता है। मूल शब्द सतन नहीं होता है। मूल शब्द सतन नहीं होता है, इसलिए ये मूल शब्द सतन नहीं होता है, इसलिए नौ नहीं आएगा। सतधन क है, शतक बन जाएगा। क्या बनेगा? शतक। शतक, ये बन गया शतक। षष्ठ शब्द से ठ प्रत्यय करेंगे तो बनेगा षष्ठ। ये अकेला है जो षष्ठ शब्द को बना रहा है। मूल शब्द क्या है? शस है। देखो हम लोग संस्कृत के कृतज्ञ हैं। संस्कृत से मूल शब्द और प्रकृति प्रत्यय आए हुए हैं, इसलिए हम शस शब्द मूल मानेंगे। शस से ठ किया, षष्ठ बन गया। अब षष्ठ पूछे आपसे और विकल्प दे दे सस धन ठ, तो आपको सस धन ठ पे चिन्ह लगाना है। षष्ठ। ऐसे मौ पे आते हैं। नव से मौ करेंगे, नव से मौ प्रत्यय करें तो क्या बनेगा? नवम। क्या बना? नवम। 10 से करेंगे तो क्या बनेगा? दशम, है ना। सप्तम से करेंगे तो क्या बनेगा? सप्तम। इन सब में क्या देख रहे हो आप? क्या विशेषता है इसमें? विशेषता यह है कि मूल शब्द जो है ना, ये नवन है, न का लोप हो जाता है। दशन है, न का लोप हो जाता है। सप्तम है, न का लोप हो जाता है, और प्रत्यय जुड़ जाते हैं तो बनता है नवम, दशम, सप्तम। दक्षिण से त्य जोड़ेंगे तो बनेगा दाक्षिणात्य। दाक्षिणात्य। त्य जोड़ा दाक्षिणात्य हो गया। ऐसे ही पुरस से त्य जोड़ोगे तो बनेगा पौरस्त्य। पौरस्त्य, त्य प्रत्यय है, पौरस्त्य। आपको लगेगा यही कैसे बना दिया? तो असल में दक्षिण जो शब्द था ना, दक्षिण में जो द में अ है, दक्षिण में जो द में अ है, उस दक्षिण में जो द में अ है,
उस अ को हमने यहाँ पे आ किया है, देखिए आ किया है, आ होने की वजह से दाक्षिणात्य बना है ये। दक्षिणा शब्द है, दक्षिण या दक्षिणा शब्द है, उसे दाक्षिणात्य बना है। पुरस में आप देखेंगे जो पुरस शब्द है, पुरस शब्द में क्या क्या अक्षर है इसे ध्यान से देखो आप। पुरस शब्द में प है, ऊ है, र है और स है। फिर हमने त्य प्रत्यय किया, तो बदलाव क्या आ रहा है, प में जो ऊ है उस ऊ को औ हो गया है, वृद्धि हो जाती है, पू औ, सबको जोड़ दिया तो क्या बन गया, प औ र आधा स त्य, पौरस्त्य। ये देखो प में औ जोड़ दिया तो बन गया पौरस्त्य, ये सारा मिलके क्या बन गया, पौरस्त्य। तो इसके बारे में सब बताऊंगा मैं अभी, है ना। ऐसे बहुत सारे जो स्थल आएंगे वो कैसे बन रहे हैं वो बताऊंगा। इसमें क्या हुआ, अ को आ हो गया, इसमें क्या होगा, उ को औ हो गया, इसलिए इसे दूसरे चरण में रखा है हमने। दूसरे चरण का मतलब यही था। अब हम शब्द लेते हैं यद त्र, तो यद को त्र से जोड़ेंगे ना तो बनेगा क्या, यत्र बनेगा, यत्र। इसमें क्या हुआ, द का लोप हो गया। तद क्या बनेगा, तद का तत्व बनेगा। इसमें क्या हुआ, इसमें भी दो का लोप। क्यों दो क्यों लिखा हमने, अरे भाई ये मूल शब्द है, यद और तद हमारा आपका शब्द नहीं है, ये तत्सम का मूल शब्द है, इन्हीं मूल शब्दों से ये बनता है। अन्यत्र में दो का लोप करेंगे तो क्या बनेगा, अन्यत्र, क्या बन गया, अन्यत्र। किम में खास बात त्र करेंगे तो क्या बनेगा, पुत्र। इसमें बहुत सारा काम हो रहा है तो हमें ध्यान रखना होगा। और मैं देखिए, मैं से तेजस, तेजस से मैं जोड़ेंगे तो बनेगा तेजोमय। ये वस्तुतः विसर्ग संधि है, तेजोमय। क्यों भाई ऐसा क्यों बना, क्योंकि हमें पता है अस भाग को ओ हो जाता है। एक बार फिर से आपको जाना पड़ेगा विसर्ग संधि में, स्वादि संधि में। अस भाग को आगे घोष हो तो ओ हो जाता है, इसलिए तेजोमय। इसका क्या बनेगा, तपोमय। मैं प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना, तपोमय। रजोमय, है ना, रजोमय, रजोमय ये बन रहा है। इसी तरह से अब ये प्रत्यय का उदाहरण देखेंगे तो ये वायु से बनाएंगे तो वायवीय बनेगा। शब्द बना देता हूं मैं, ये बना कैसे इसमें बाद में लूंगा मैं। वायवीय ऐसा शब्द बनेगा, वायवीय। ठीक है। और धर है तो धुरम से धर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, धुरंधर। मौकानुस्वार कर दिया, अभी थोड़ी देर पहले किया था जिस नियम से मौकानुस्वार होता आगे व्यंजन हो, तो आगे व्यंजन कौन सा है, धर। प्रत्यय का जो धर है ना वो धुर के मौकानुस्वार कर देगा, व्यंजन परे होने के कारण मौकानुस्वार हो, तो क्या बन गया, धुरंधर। तो प्यारे इतना इजी नहीं है, ध्यान रखना है। अच्छा हिम्मत रखना, देखो शुरू में आपको कठिनाई लगेगी, शुरू में जब सुई लगती है ना तो थोड़ी दिक्कत होती है आपको, तो यार ऐसे कैसे सही होगा, सब हो जाएगा। इसी तरह से पढ़ के लोग टॉपर बने हुए हैं, और आपको कल को लगेगा अरे तो सिंपल है, सरल है, है ना, बाद में लगने लगे। लेकिन अभी पैसेस रख के हमारी एक एक बात पे ध्यान, ये सारी समस्या मैंने फटाफट बता दिया ना, आप भी थोड़ी देर बाद फटाफट बताने लग जाओगे, बस एक दो बार इसकी आवृत्ति करने की आवश्यकता है। तो आइए अगले पृष्ठ पे आते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं हो क्या रहा है। इसके लिए हम जाएंगे अगले पृष्ठ पे, ये देखो आप इसको ही बना लेते हैं। मधुर से यह जोड़ेंगे तो माधुरी बनेगा। मैं पहले शब्दों को बना देता हूं, ये देखो इसका बनेगा माधुर्य। ये कैसे बन गया, माधुर्य। ग्राम से उरस से ग जोड़ोगे तो बनेगा उरग, उरग। सरस से ज जोड़ोगे तो बनेगा सरोज। अभी देखते जाओ कैसे बन रहा है, तरीका क्या इसका बाद में बताऊंगा। सत से आचार जोड़ोगे तो बनेगा सदाचार। इसमें कुछ नया काम नहीं हुआ है, सब पीछे का काम हो रहा है, अभी बताऊंगा कैसे हो रहा है। और यदि
सत से आशय जोड़ोगे तो बनेगा सदाशय, सदाशय अच्छा आशय, अच्छा विचार। और आत्मन से स्थ जोड़ोगे तो बनेगा आत्मस्थ। क्या बनेगा? आत्मस्थ। इसमें क्या हुआ? इसमें नौ का लोप हो गया। पितृ से आमा जोड़ोगे तो पितृ में जो री है, ये देखो पितृ में जो त में री है और फिर आगे आमा है, इस री का हो गया लोप, तो क्या बन गया? पितामह। पितामह, दादाजी को कहते हैं पितामह। आमा प्रत्यय जोड़ा तो हमारा शब्द बन गया पितामह। मातृ से माता की जो माता के जो पिता हैं नाना, उसे कहते हैं मातामह। तो कैसे बनेगा? बस मातृ के री का लोप कर देंगे तो बनेगा मातामह। मातृ री का लोप कर दो, री का लोप और आमा प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया? मातामह। ज्यादा शब्द नहीं, यही पितामह और मातामह दो शब्द ज्यादा प्रचलन में है। प्रपितृ है तो प्रपितामह। इस तरह से आमा शब्द से हमारे ये तीन शब्द बन रहे हैं। किम शब्द से चित जोड़ोगे तो मौ का अनुस्वार हो जाएगा। शुरू में बताया था मौ का अनुस्वार हो जाता है आगे व्यंजन अक्षर हो तो किम के आगे देखो, किम के आगे चित है, चौ जो है व्यंजन अक्षर है, इसलिए दोनों को मिलके क्या शब्द बनेगा? किंचित। क्या बन गया? किंचित। और कथन से चित जोड़ोगे तो क्या बनेगा? कथनचित। इस तरह से ये शब्द बनते हैं। ये सब संधि का खेल है, इसलिए व्यंजन संधि ठीक से सीख के और फिर यदि आप प्रत्यय में आओगे द्वितीय वाले स्तर में तो बहुत बढ़िया सा आपका सारा रूप बने। सब व्यंजन संधि की आवृत्ति कर रहा हूं मैं यही बात कुछ भी नहीं कर रहा हूं। सेकंड लेवल में यही बात हो रही है। रही बात कुछ नए की, तो देखो नए में जो नया हो रहा है, जिसमें मधुर से माधुरी बनता है, पुरत से पौरस्त्य बनता है, सब कैसे हो गया उसको समझने के लिए एक बेसिक नियम, मूल नियम सीखते हैं। देखो आ जाओ। यदि इसको आपने सीख लिया तो संधि का तृतीय चरण बहुत बढ़िया से, बहुत सरलता से आप कर पाओगे। यदि इसको नहीं सीखा तो जीवन भर ये जो प्रत्यय है ना आपको दुखदाई बने रहेंगे। तो चलिए प्रत्यय के दुख को दूर करने के लिए, प्रत्यय की समझ को स्पष्ट करने के लिए हम एक नई चीज लेते हैं। आपको सबसे पहले सीखना है, एक होता है आदि स्वर, एक होता है अंत्य स्वर। देखो मधुर शब्द में मधुर शब्द को अलग अलग किया तो जो अ जो है ना ये आदि स्वर है। द्वितीय में आदि स्वर कौन सा है? शुरू का स्वर कौन सा है? ई है। निरंतर में शुरू का स्वर कौन सा है आपको बताना है। सोमनस में शुरू का स्वर कौन सा आपको बताना है। वायु में शुरू का स्वर कौन सा आपको बताना है। दीन में शुरू का स्वर कौन सा आपको बताना। मैं आदि स्वर की बात कर रहा हूं, मैंने दो बता दिया, अब आपको बताना है इसमें कौन सा आदि स्वर है। ठीक है, तो आदि स्वर सीख, क्योंकि आदि स्वर के साथ कुछ और काम होता है। आदि स्वर में क्या क्या बदलाव होते हैं उसको हम देखेंगे अभी। और सुनो, शब्द में जो अंतिम वाला स्वर होता है उसके साथ कुछ और काम होता है, ये बात और है। जब हम प्रत्यय करते हैं तो आदि स्वर के साथ कुछ और होगा, कुछ और बदलाव होगा, और अंतिम स्वर के साथ कुछ और बदलाव होगा। इस तरह से दोनों स्वरों में हम बदलाव करते हैं। हमें ध्यान रखना है आदि स्वर क्या है, हमें ध्यान रखना है अंतिम स्वर क्या है। तो यदि आदि और अंतिम स्वर का ही नहीं पता चला आदि स्वर में जो बदलाव करना अपने अंतिम में कर दिया, या अंतिम में जो बदलाव करना वो आदि में कर दिया, तो फिर देखो भाई अशुद्ध हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिए और बताइए, आप बताइए, मैंने दे रखा आपको निरंतर का आदि स्वर कौन सा है, सुमनस का आदि स्वर कौन सा है, वायु का आदि स्वर कौन सा है, पहले ये बताओ आप। अच्छा, दीन का आदि स्वर कौन सा है, आप यहाँ पे यहाँ पे कोष्टक में लिख दीजिए, मैं लिख देता हूं पहले। मधुर का आदि स्वर अ है, ये लिख दिया मैंने। दिति का आदि स्वर ई है, ये लिख दिया मैंने। निरंतर का, सुमनस का, वायु का और दीन का आदि स्वर आप बताएंगे क्या है। ये पहला चरण है, क्लिष्टता में प्रवेश का पहला चरण है। इसी तरह से अंत स्वर की बात कर लेते हैं। देखिए हमारा अंत स्वर जो है ना, हम मधुर शब्द को अलग अलग किया तो अंत स्वर जन अ है, तो हम कह सकते हैं मधुर का अंत स्वर अ है। अंत स्वर क्या है? अ है। दिति का अंत स्वर क्या है? दिति का अंत स्वर ई है, ये लिख दिया मैंने, ई, ये वाला।
आपको बताना है निरंतर का अंत्य स्वर क्या है, आपको बताना है सुमनस का अंत्य स्वर क्या है, आपको बताना वायु का अंत्य स्वर क्या है, आपको बताना दीन का अंत्य स्वर क्या है। ये आप बता दो, फिर देखो आनंद आता है आपको कि नहीं। पता चल गया? देखिए आप मिलान करो, आपने सही बताया क्या? निरंतर का आदि स्वर है ई, नौ में ई। सुमनस का आदि स्वर है ऊ, वायु का आदि स्वर है आ, और दीन का आदि स्वर है बड़ी ई। ये आपका सही आया क्या? सही आया होगा, देखो ध्यान से। अब हम आते हैं अंत्य स्वर में। तो निरंतर का अंत्य स्वर है अ, मैं कोष्टक में लिख देता हूं अ। सुमनस का अंतिम स्वर है अस, अ। ये अ, कि सुमनस में जो अस है ना, स को आदि स्वर नहीं बोल सकते, स तो व्यंजन है। स क्या है? स तो व्यंजन है। आदि स्वर क्या है? अ है, इसलिए हमने अ को लिखा है। स नहीं है आदि स्वर, अंतिम स्वर। अंतिम स्वर पूछा है, न कि व्यंजन पूछा है। तो न में जो अ है, न में जो घुसा हुआ है वो है अंतिम स्वर। वायु का अंतिम स्वर है यू, ऊ, और जो दीन है उसका अंतिम स्वर है अ। ये आपको आदि स्वर और अंतिम स्वर का हमें ध्यान रखना है। आदि स्वर अंतिम स्वर यदि पता चल जाए तो फिर हम अगले चरण पे आएंगे और देखेंगे कि ये क्या हो रहा है। देखिए 4 नंबर पे, 4 नंबर हम ये बताना चाह रहे हैं जो आदि स्वर होता है। आदि स्वर कितने हो सकते हैं? स्वर अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ होते हैं। जो भी आदि स्वर होते हैं, प्रत्यय होने पर, प्रत्यय जब होगा तो ये आदि स्वर में ये बदलाव होगा। क्या होगा? अ आ बन जाएगा, आ ही रहेगा, ई आई बनेगा, बड़ी ई आई बनेगा, छोटा ऊ औ बनेगा, बड़ा ऊ औ बनेगा, ए आई बनेगा, ओ औ बनेगा, री जो है आर बनेगा। ये 9 नियम आदि स्वर के बदलाव के हैं। प्रत्यय होने पर देखो, यदि प्रत्यय होगा तो आदि स्वर जो आपका आ है वो आ बनेगा। आदि स्वर यदि आपका ई है, कोई भी ई हो, वो आई बनेगा, बड़ा वाला आई। और आदि स्वर यदि ऊ है तो औ बनेगा। आदि स्वर यदि री है तो आर बनेगा। आदि स्वर यदि ए है तो आई बनेगा, ओ है तो औ बनेगा। ये बड़ा ही सरल नियम है। इस तरह से आदि स्वर में बदलाव हो जाता है। उदाहरण के लिए देखो, वसुदेव है ना, अप्रत्यय जोड़ा हम, ये सारा काम प्रत्यय होने पर होता है। वसुदेव है तो वसुदेव में जो व है, अ है, सुदे व में अ है, और प्रत्यय का अ है। इतनी स्थिति है ना। अब ये अ को आ बनेगा तो अ को आ हो जाएगा यहां पे। तो क्या बन गया? वासु देव अ और अ। 2 बार क्यों लिखा मैंने? एक तो वासुदेव का व में अ है, एक प्रत्यय वाला अ है, 2 मैंने लिखा है। इतनी बात हो गई। अब आइए अंतिम स्वर परिवर्तन नियम पे। अंतिम स्वर परिवर्तन नियम जो है वो ये कहता है कि भाई अंतिम वाला जो स्वर है ना, वो अंतिम वाला स्वर क्या होगा? अंतिम वाला स्वर में अ का लोप हो जाएगा, आ का लोप हो जाएगा, ई का लोप हो जाएगा। ये अंतिम स्वर नियम कह रहा है। तो देखो इसमें अ है ना, वासुदेव में अंतिम स्वर कौन सा है? अ है। ये अ है, इसका हो गया लोप। इस नियम से हमारे 2 नियम आए। भाई आदि स्वर में ये परिवर्तन होगा, अ को आ करेंगे प्रत्यय करने पर। प्रत्यय क्या? ये प्रत्यय कर रखा हमने, ये है प्रत्यय, ये है आपका प्रत्यय अ। प्रत्यय होने की वजह से व में जो अ था उसको आ कर दिया, वा बन गया, है ना, ये वा बन गया। और ये अंत्य स्वर का जो परिवर्तन नियम है उसके अनुसार और आ का लोप करते हैं। तो अभी हमारे पास अ है, उसका लोप कर दिया और सब मिला दिया तो क्या बना? ये देखो, तब बन गया वासुदेव। ये बन गया कि नहीं बन गया? देखो, वसुदेव का मतलब होता है कृष्ण के पिता, वासुदेव का मतलब होता है श्री कृष्ण। ऐसे हर शब्द के साथ ऐसा कर सकते हो आप, ऐसा नहीं खाली यही नियम है। इसी नियम की वजह से बच्चे अटक जाते हैं, सोचते हैं अरे यार ये क्या हो गया। कोई जादू नहीं है, सारा सामान्य नियम के हिसाब से बनेगा ये। चलो हम दूसरा लेते हैं, ऋषिधन अ लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम जो शब्द बना रहे थे उसमें यही नियम लागू कर रहे थे।
नियम बताया नहीं था आपको हमने। ये देखो ऋषि में हमारा क्या नियम कह रहा है, आदि स्वर कौन सा है, आदि स्वर है री। आदि स्वर क्या है, आदि स्वर है इसमें री। ये देखो आदि स्वर हमारे पास है री, आदि स्वर है री, और अंतिम स्वर क्या है, श में ई, और यह अप्रत्यय है। अ क्या है, प्रत्यय है। अ को कुछ नहीं करेंगे हम, प्रत्यय को नहीं छेड़ते हम। तो री को ये नियम क्या कह रहा है, री को क्या करना है, आर करना है। तो ऋषि का जो री है उसको कर दिया हमने आर, ठीक है ना। श को तो यथावत लिखना ही है। अंतिम स्वर कौन है यहाँ पे, अंतिम स्वर ऋषि में अंतिम स्वर कौन सा है, ई है। ई अंतिम स्वर, इसका क्या कहता है नियम, ई का लोप होता है, तो ई का लोप कर दिया हमने। तो हमारे पास बचा आर्ष और अ इनको मिला दोगे तो क्या बनेगा, र की आदत है ऊपर चढ़ने की, र को श पे आरूढ़ कर दिया, श को अ से मिला दिया, तो क्या बन गया, आर्ष। देखा, ये कारीगरी थी जिसके कारण शब्दों के जोड़ने तोड़ने में हमें दिक्कत आ रही थी। इस तरह से तो हमारा पूरा नियम यह है कि भाई आदि स्वर पहले पहचानो आप, आदि स्वर पहचानने के बाद आदि स्वर में चुपचाप ऐसा बदलाव कर दो आप, प्रत्यय हुआ हो तब। अच्छा, और अंतिम जो जिस शब्द से प्रत्यय आपने किया है उस शब्द का जो अंतिम स्वर है उस स्वर को पकड़ो आप। उस स्वर में क्या क्या बदलाव करना, देखो अ आ ई का तो लोप हो जाता है, इन सब का क्या हो जाएगा, ये सारे तो लुप्त हो जाएंगे, ये ध्यान रखो। लेकिन ऊ जो है ना, ऊ लुप्त नहीं होगा, ऊ होगा, ऊ को ओ होगा, ऊ को अब होगा। री जो है उसके साथ तीन काम होंगे, री का अर होगा, री का र होगा, री का री होगा, और री का जो है ना चौथा काम है, री को आर भी होगा कभी कभी। ये री वाला काम बड़ा टेढ़ा काम है। तो 1 2 3 4 अलग अलग उदाहरणों में पाओगे आप, अंतिम जो स्वर री है उसके साथ कभी तो होगा अर, कभी होगा र, कभी होगा री, और कभी होगा आर। तो देखेंगे हम कहां कहां क्या होता है। नियम पहले याद कर लो, यही नियम पूरे प्रत्यय में आपको विशिष्ट बनाएगा। आप झट से उत्तर दे दोगे और बाकी बच्चे बंगले झांकते रह जाएंगे, और किताब वालों ने इस चीज को ठीक से कहीं भी नहीं समझाया है। मैं आपसे सही कह रहा हूं, ये पूरा नियम संस्कृत व्याकरण का नियम है, और हिंदी वाले साथियों ने कहीं भी ठीक से समझा नहीं रखा है। वो केवल सीधे सीधे बना, वो खाली ऐसा करते हैं, ऋषि से आर्ष बना देते हैं, कैसे बना, वो शॉर्ट में बातें कर जाते हैं। तो ये नियम ध्यान रखो आप, अनेक शब्द आपके बनते नजर आएंगे। आपको दो बात याद रखनी है, आदि स्वर और अंतिम स्वर का ये नियम है, इसे ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले में क्या है। तो हमने प्रत्यय का जो द्वितीय स्तर था उसको आरंभ किया था, और इस आरंभ के क्रम में हमने आपको ये बताया कि कैसे प्रत्यय बनते हैं। लगे हाथ आपके पास ये रोगी सैया, रोगी सैया, रोगी सैया 3 बार लिखा है, गुणीजन 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 4 बार लिखा, मंत्रिमंडल मंत्रिपद 4 बार लिखा है। आपको पता है राजस्थान पत्रिका के 9 नंबर पृष्ठ पे गुणीजन सम्मेलन हो रहा है। कौन सा सम्मेलन हो रहा है, गुणीजन सम्मेलन हो रहा है जवाहर कला केंद्र में। और बताओ, गुणी में संस्कृत के विद्वान होंगे, हिंदी के विद्वान होंगे, वाद्य यंत्र विशेषज्ञ होंगे, नाटककार होंगे, उनका सम्मेलन कर रहे हैं। उन्होंने सरेआम गुणीजन को गलत लिख रखा है, पत्रिका वालों ने गुणीजन को ऐसा लिख रखा है, ये वाला। ये गलत है। क्यों गलत है, यही हम सीखेंगे। यही हम सीखेंगे कि क्यों गलत है। आपको एक तो बता दिया मैंने, बाकी आपको बताना है कौन सा शब्द सही है, कौन सा शब्द गलत है। इसका उत्तर अभी थोड़ी देर में हम देने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हम एक बार पृष्ठ संख्या 9 पे, राजस्थान पत्रिका के पृष्ठ संख्या 9 पे गुणीजन शब्द आया हुआ है, और धड़ल्ले से निसंकोच उन्होंने गलत प्रयोग किया है। उनसे पूछेंगे, आप ही बताओ, देखो देखो कैसे पकड़ते हैं हम उनकी गलती। देखो ध्यान से सुनो, मंत्रिमंडल बताओ कौन सा सही है, आप बताइए मंत्रिमंडल कौन सा सही है चारों में से, 8 9 10 11 मंत्रिमंडल कौन सा सही है, 1 2 3 4 में से आप बताओ प्यारो। मंत्रिमंडल 10 नंबर बिल्कुल सही है। जब मंत्रिमंडल 10 नंबर सही है तो गुणीजन कौन सा सही होगा, 7 नंबर सही होगा। यह सही है। क्यों, क्योंकि जिस प्रकार से मंत्रण शब्द है
देखा, ये मेन चीज है। मंत्रिन शब्द से मंडल जोड़ा, समास हुआ यहाँ पे, दोनों जो है ना ये समास हो रहा है, ये समास का उदाहरण है। मंत्रिन से मंडल जोड़ेंगे तो नौका लोप की क्या बनेगा, मंत्रिमंडल बनेगा। ये 11 नंबर 10 नंबर। ऐसे ही गुणिन शब्द से, ध्यान देना मेरी बात पे ध्यान देना, गुणिन शब्द से जन जोड़ेंगे, समास करेंगे। ये क्या है, समास किया हमने, समास किया तो क्या बना, नौका लोप किया तो क्या बना, दोनों मिलके ये बनेगा गुणी जन, ये वाला बनेगा। और पत्रिका ने क्या लिखा है, गुणी जन लिखा है। ऐसे लोग क्या भाषा खराब, मैंने कल कहा था आपसे, जो अखबार वाले हैं उनका ध्यान भाषा पे नहीं रहता, उनका ध्यान बस जो आ रहा है कर देते हैं। पत्रिका करने वाले जो लोग हैं ना, लिखने वाले, वो कोई भाषावेत्ता नहीं है, वो अलग अलग विधाओं के पारंगत लोग हैं, पर भाषा की टांग तोड़ते रहते हैं, अपने अंदाज से भाषा लिखते रहते हैं। वो तो ठीक है, भारत में अशुद्ध भाषा लिखने के लिए कोई पेनल्टी का प्रोविजन नहीं है, रसिया में है, फ्रांस में है, भारत में नहीं है। तो पत्रिका जैसे अखबार या आपका भास्कर जैसा अखबार, भास्कर तो महाभ्रष्ट अखबार है, भास्कर तो, मैं तो कभी अपने लोगों को, वहां इतना भ्रष्ट है, वो लापरवाह और भ्रष्ट अखबार है, उसको कभी नहीं पढ़ना चाहिए। पत्रिका बहुत ही गंभीर प्रकृति का अखबार है। हाँ, थोड़ी गलतियां इसकी हो जाती हैं। मुझे देखो, कोई भी अखबार हमें पैसे नहीं दे रहे हैं, लेकिन जहां तक हमारा प्रेक्षण है हम पाते हैं भास्कर महाबकवास अखबार है, लेकिन जो पत्रिका है उसमें गंभीरता है। भाषा की त्रुटि वो भी करते हैं, वो चल जाता है, चलाते रहते हैं। कोई इसलिए करते हैं क्योंकि हम जैसे 10-20 वक्ता हो जाएं, हम जैसे कुछ लोग भाषा के बारे में बताने लग जाएं तो वो लोग भी सचेत हो जाएंगे। हम कुछ करते नहीं है, कहते नहीं है, तो भाषा चलती रहती है। इस तरह से आपने पाया यहाँ पे ये जो शब्द है इसके बारे में 2 बता दिए मैंने, है ना। हमारा इसका समाधान हो चुका है, इसका समाधान हो चुका है, इसका समाधान हो चुका है। अब आपको बताना है दूसरे क्यों गलत है, उसके बारे में बताना है, लेकिन इससे पहले हम आपको ये चीज बता देते हैं। 4 नंबर में बता दिया मैंने, ये नियम यदि ध्यान है तो आप बाजी मार जाओगे। तो मेरा तो काम खत्म होने वाला है, लेकिन आपका काम आज से शुरू होगा कि प्रत्यय को कैसे, यानी हिंदी वाले विद्वान के साथ आप कैसे बहस कर सकते हो, वो सूत्र और वो तथ्य मैं आपको दे रहा हूं आज, ये ध्यान रखना है। तो देखिए, इसको देखो आप, ये रूल है। सबसे पहले आपको आदि स्वर, है ना, सबसे पहले आपको आदि स्वर और अंत स्वर पे जाना है। भाई किसी भी शब्द का एक आदि स्वर होता है, एक अंत्य स्वर होता है। जैसे यहां बता रखा हमने, मधुर का आदि स्वर अ है, द्वितीय का आदि स्वर ई है, निरंतर का आदि स्वर ई है, सुमनस का आदि स्वर ऊ है, वायु का आदि स्वर आ है, दिन का आदि स्वर ई है, क्योंकि शुरू वाला स्वर है, स्वर की बात हो रही है। और अंत्य स्वर कौन सा है, इसी शब्द में अंत स्वर अ है, द्वितीय का ई है, निरंतर का अ है, रौ में अ है, सुमनस का अ है, नौ में अ है, स तो हलंत है, स तो व्यंजन है, तो नौ में अ को हम आदि स्वर मानेंगे। वायु का क्या है, ऊ है, दिन का क्या आदि स्वर, अंतिम स्वर अ है। तो आदि स्वर अंत्य स्वर में बदलाव होते हैं, ध्यान से, बहुत सावधानी से। कुछ बदलाव तो आदि स्वर में होते हैं, कुछ बदलाव अंत्य स्वर में होते हैं। क्या बदलाव होते हैं वो हमने देखा कि भाई आदि स्वर में आ बनता है, आ बनता है, ई बनता है, और फिर हमने वासुदेव और आर्ष बना के बताया आपको। अंत्य स्वर में जाते हैं तो भाई अ आ ई का तो लोप हो जाता है, जैसा हमने किया है यहाँ पे, अंतिम वाले के साथ लोप किया है। और ये जो अक्षर है ना, इनके साथ हमारे ये बर्ताव होता है। इसकी चर्चा, इसका प्रयोग जैसे जैसे आता जाएगा हम करते जाएंगे। ये यदि ठीक समझ लिया तो आपका तृतीय चरण जो प्रत्यय का है वो बहुत ही सहज लगेगा, अन्यथा आप मात खा जाएंगे, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। ये मैंने बता दिया है। आप उसी नियम से चातुर्य, पांडित्य, धैर्य, धीर से क्या बनाएंगे, धीर से बनाएंगे धैर्य, है ना। द्वितीय से यह जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, दैत्य, है ना। ग्राम से यह जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ग्राम्य। विदग्ध से यह जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, वैदग्ध्य, वैदग्ध्य।
ऐसा क्यों हुआ? बी में ई को आई कर दिया, ध में अ का लोप कर दिया, क्योंकि हमारा नियम कहता है ई को आई कर दिया, बीच वाले को तो कुछ करना है नहीं। बी में ई को आई कर दिया, ध में अ का लोप करके हमने य जोड़ दिया, वही दग्धि बन गया हमारा शब्द। तो जो भी आपने सीखा है वो सारे रूल इसमें लागू करके चीजों को बना सकते हो। हमने जो छोड़ा है वो भी आपको बनाना है, और फिर इसके बाद आपका जो ये रूप है वो सही हो जाएगा। आइए मैं अब शब्द शुद्धि पे आता हूं और आपको बता देता हूं कि शब्द शुद्धि कैसे हम करेंगे। ये देखिए, ये जो रोगिन शब्द देख रहे हो ना, ये वास्तव में शब्द है रोगिन। मूल शब्द क्या है? रोगिन। और आगे है शैया। ये देखो सैया। तो ये जो रोगिन और सैया है ना, ये दो तरह से लिखा जाएगा। या तो न का लोप करके समास करेंगे तो बनेगा रोगी शैया। क्या बनेगा? रोगी शैया। ये शुद्ध रूप है रोगी शैया, यही होना चाहिए। और यदि आपको समास करना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे लिखो रोगी, रोगी और सैया, ऐसा भी लिख सकते हो आप, लेकिन अलग अलग होगा, आप उसको मिलान नहीं करोगे। या तो ऐसा लिखो या वैसा लिखो, रोगी शैया, रोगी शैया। ऐसा नहीं लिख सकते आप। रोगी शैया यदि लिख रहे हो आप तो आप गलती कर रहे हो, क्योंकि ये आपने समास कर दिया। समास हमेशा मूल शब्द के साथ होता है। मूल शब्द क्या है? छोटी ई वाला है, नौ का लोप होके थोड़ा मिलते हैं। जैसे मंत्रिमंडल में आप, हमें आश्चर्य होता है, मंत्रिमंडल में आप नियम की पालना कर रहे हो लेकिन और शब्दों में नियम की पालना करते नहीं हो। इसलिए परीक्षक इन प्रश्नों को पूछता है। आगे देखिए, रोगी सैया ये सही है, रोगी सैया गलत है, रोगी सैया गलत है, हालांकि दोनों एक जैसा ही है। गुणीजन सही है, गुणीजन गलत है, बता ही दिया इसके बारे में। मंत्रिमंडल कौन सा सही है? मंत्रिमंडल आपका ये वाला सही है और ये गलत है, ये गलत है। मंत्रिमंडल ये सही हो सकता है यदि अलग अलग लिखो तो। हालांकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी अखबार, कोई भी हिंदी भाषी व्यक्ति मंत्रिमंडल ऐसे लिखता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ समास करके लिखा जाना चाहिए, तो कोई भी इस तरह से नहीं लिखता है। समास वाला जो है ना 10 नंबर, ये ज्यादा सही। इसका मतलब ज्यादा सही की बात करें ना हम, तो हमारा ज्यादा सही कौन सा है? रोगी सैया ये वाला सही है, ये वाला सही है। गुणीजन कौन सा सही है? गुणीजन 7 नंबर सही है। मंत्रिमंडल कौन सा सही है? मंत्रिमंडल 10 नंबर सही है। तो आपका ये जो शब्द है ना, रोगी सैया और गुणीजन में जो है आपका 7 नंबर और मंत्रिमंडल में आपका 10 नंबर, ये सही रूप है। और रोगी सैया में आपका ये वाला है ना, रोगी सैया में आपका ये वाला जो शब्द है ना, ये शुद्ध है। तो कितने नंबर आए आपके? 10 में पता कर सकते हो। बात नंबर की नहीं है, बात यह है कि ऐसे शब्दों में ये व्यवहार होता है। और इस प्रश्न के उत्तर लेखन में हम गलती ना हो जाए, हमें ध्यान रखना है। अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है आपकी, क्योंकि आपको प्रत्यय ध्यान रखना है, शब्द मूल प्रकृति ध्यान रखना है, दोनों मिलते कैसे हैं वो भी ध्यान रखना है। तो आज मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इतनी क्लिष्ट चीज को मिनटों में समझ लिया। हो सकता है आपके कुछ स्पष्ट नहीं हुआ हो, इसे पोंछ करके लिखते जाएं, लिखें, सबको लिखें आप सावधानी से। आज का 1 घंटे का काम, आधे घंटे का काम आपको 50 वर्षों के लिए आपको सहायता दे देगा। मेरे पास एक बैंक के मैनेजर साहब आते हैं, रिटायर्ड हैं वो करीब 60 से ज्यादा वर्षों के हैं, आते हैं और हिंदी की तमाम बातें वो करते हैं। पता नहीं क्यों भगवान ने क्या उनका संस्कार था कि वो चीज़ों को बहुत बारीकी, उनको कोई एग्जाम नहीं देना, और यदि उपयोगी है तो उनके लिए अंग्रेजी उपयोगी है, वो पूरा अंग्रेजी माध्यम में रह के आए हैं, पर हिंदी की प्रत्येक शब्द का वो प्रकृति प्रत्यय देखते हैं, समझते हैं और पता है, और यूं ही आनंदित होते हैं। यानी मेरे को लगा कि यार एक ऐसा व्यक्ति जो व्याकरण का नहीं है, जो अन्य विधा का व्यक्ति है, वो कैसे आनंद की प्राप्ति भाषा में कर रहा है, बड़ा आश्चर्य लगता है मुझे। तो उनसे प्रेरणा मिलती है मुझे, और आपको भी सोचना चाहिए कि आप तो एग्जाम पास करने जा रहे हो, बाद में ये जो चीज़ है केवल एग्जाम का नहीं, अन्य बातों का भी आपके लिए सहायक हो जाएगा। तो आज के लिए इतना बहुत है। हम एक बार पुनः आपसे अनुमति लेते हैं, बाकी चीज़ों के लिए आप हमारी प्रतीक्षा करें। अगला जो सेशन होगा वो इससे और भी बढ़ के होगा। बहुत ध्यान से देखो, यदि इसको
एज एन अपॉर्चुनिटी ले लिया आपने, तो वो सुखी रहोगे जीवन भर। यदि आपने इसको भार समझा तो आप दुखी हो जाओगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।